चलो हम टॉपिक चालू कर रहे हैं, कौन सा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बहुत लोगों को लगता है ये बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जिनको लगता है ये बोरिंग है, मैं बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और थ्योरी ज्यादा है इसमें क्योंकि लॉ नहीं है, कुछ भी सेक्शंस नहीं है, पर थ्योरी इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमको बताती है कि लॉ को कैसे समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले समझो, इंटरप्रिटेशन मतलब किसी का इंटेंशन जानना। ठीक है, पर्पस जानना। इंटरप्रिटेट करना मतलब कि लॉ में क्या लिखा है वो समझना और उसके पीछे उसका क्या पर्पस था वो समझना। हमारे कितने एक्ट्स हैं अभी तक हमने जो पढ़ लिए? कल हमने एक एक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड एक्ट, जो 1930 में आया था। जिसने वो एक्ट बनाया होगा, जिस लेजिस्लेचर ने, क्या वो अभी भी एग्जिस्टिंग है? क्या नहीं है। तो आपको उस टाइम 1930 के टाइम उनका क्या इंटेंशन था सेल ऑफ गुड एक्ट बनाने का, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स हमको समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बनाने वाले थे वो नहीं है अब तुमको समझाने के लिए कि उनका क्या पर्पस था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कितना पुराना एक्ट है, लेकिन उसका पर्पस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, प्राइसिंग को लेके, सब चीज उस टाइम पे जो था आज भी वो चलता आ रहा है। तो हमें वो पर्पस समझने के लिए सबसे पहले समझना होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूट? लॉ। पूरे लॉज में, पूरे कहीं पे भी हमने कहीं वर्ड यूज करते हैं कि हम स्टैट्यूट, हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं? लॉ। इसमें उन्होंने जो बनाया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरली इसका नाम होना चाहिए था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला है कि हम हर जगह अपने ये रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस को एज स्टैट्यूट वर्ड नहीं, एज लॉ वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम हर जगह लॉ वर्ड ज्यादा सुनते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब हमें जरूर पता है, लेकिन हर जगह हम कंपनी लॉ, हर जगह लॉ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझो इसमें। सपोज मेरे फादर ने मुझे बोला कि बेटे एफडी करा लो, फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, अब मैंने पापा को क्या बोला? अरे पापा सेविंग्स करना ज्यादा बेटर होता है, मैं सेव कर रही हूँ अमाउंट, एफडी वेफडी क्या है? पापा क्या क्या रिएक्शन होगा इस पे? ठीक है यार, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब तो तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अब इसका मतलब मैं क्या समझूंगी कि पापा गुस्सा हो गए। ठीक है, इसको मुझे इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा ना कि पापा का कहना क्या ये मतलब है कि जो तुम्हें करना है वो कर लो पॉजिटिवली, या फिर उनने सैड होके, गुस्से होके बोल लिया कि यार तुम तो अपनी ही चलाती हो। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला कि मुझे कल अपने फ्रेंड्स के साथ थाईलैंड जाना है। ठीक है, मुझे थाईलैंड जाना है, मुझे बैंकॉक जाना है, मुझे फुकेट जाना है, मुझे और पटाया जाना है। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड ने क्या बोला कि ठीक है, तुमको मैं वैसे तो कुछ बोलती नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है, जो अच्छा लगे वो कर लो। इंटरप्रिटेशन, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा कि गर्लफ्रेंड मान गई कि गुस्सा हो गई? ठीक है, डिपेंड करता है कि उस चीज में, उस समय में, उस सिचुएशन में उसका क्या पर्पस था ये बोलने का। ठीक है, या तो वो जेन्युइनली बोल रही थी कि यार मेरी तरफ से तेको हर चीज की छूट है, तेको जो करना है करे, या तो वो गुस्सा होके बोल रही थी कि ठीक है यार तुम तो अपनी करते हो, तुम्हें जो करना है कर लो। इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? रूल से। ठीक है, अब लॉ की बात से समझते हैं। अगर लॉ में लिखा है, एग्रीकल्चर लॉ में लिखा है कि वेजिटेबल्स पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर लॉ में लिखा है कि वेजिटेबल्स पे हम स्टेट टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब आप अगर वेजिटेबल्स लेते हो तो आप उस पे टैक्स पे नहीं करते हो। कोकोनट पे टैक्स लगेगा कि नहीं? तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? जब मैं बोल रही हूं लॉ में लिखा है वेजिटेबल्स पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोकोनट पे टैक्स लगेगा? क्या अब तुम्हारा क्या होगा कि अगर वेजिटेबल्स की डेफिनेशन में कवर होगा तो टैक्स लगेगा, वरना वो नहीं लगेगा। अगर वो चीज मेंशन नहीं है, मतलब कि वेजिटेबल की डेफिनेशन कहीं डिफाइंड नहीं है, तो फिर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अज्यूम करोगे कि शायद कोकोनट वेजिटेबल है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन में पर्पस समझो। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में पर्पस समझो। क्यों हमारे लेजिस्लेचर ने बोला वेजिटेबल पे टैक्स मत लगाओ? नेसेसिटी है। ठीक है, क्या कोकोनट हमारी नेसेसिटी है? क्या हम रोजाना कोकोनट यूज करते हैं?
नहीं, कुछ लोग करते होंगे, पर अगर हम मैक्सिमम चीजों को, मैक्सिमम लोगों को कवर करें तो क्या वो लोग कोकोनट को कवर करने की कोशिश करेंगे? नहीं। हम रोज कोकोनट खरीद के फिर सब्जियों में डालते हैं क्या? नहीं। नींबू, मिर्ची, अदरक, इसमें लगेगा क्या टैक्स? नहीं लगेगा। क्यों? ये वेजिटेबल्स नहीं है। नींबू, मिर्ची, अदरक, क्या ये रोजाना यूज होती है? क्या ये वेजिटेबल्स में है? अदरक रोज यूज होती है चाय में, उसके अलावा? और मैंने क्या बोला? नींबू। तो रोज थोड़ी पोहा खाते हैं। हाँ ठीक है। देखो, जब हम कोकोनट की बात करते तब भी तुम बोल रहे थे कि टैक्स लगेगा, जब हम नींबू, मिर्ची, अदरक की बात करें तब भी तुम बोल रहे हो टैक्स लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा। कोकोनट में भी तुम कहते टैक्स नहीं लगेगा। पहली बात तो कोकोनट वेजिटेबल की डेफिनेशन में नहीं आता। अब इन जनरल भी अगर वेजिटेबल की आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें कोकोनट नहीं कवर होता है। क्यों नहीं कवर होता है? क्योंकि नींबू, मिर्ची, अदरक तुम अपने घर में भी फार्म करके लगा सकते हो, बहुत लोग करते हैं, ठीक है। कोकोनट कोई घर में लगा पाता है क्या? नहीं लगा पाता है। एक्सेप्शनल है गोवा, उसके अलावा कोई घर में कोकोनट लगाता है क्या और तोड़ तोड़ के खाते हैं? नहीं खाते। लेकिन हम नींबू, मिर्ची, अदरक बहुत लोग हैं जो अपने घर में लगाते हैं और अपने घर की ही यूज करते हैं, ठीक है। और वो इजी भी है उसकी फार्मिंग। कोकोनट ट्री लगाना बहुत ज्यादा केयर और ये सब होगा। इंटरप्रिटेशन बोलता है, जब लॉ ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलता है, ये मद्रास का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो लेजिस्लेचर है, जब उसने एग्रीकल्चर लॉ बनाया होगा और स्टेट टैक्स लगाने की बात की होगी, उनका पर्पस था कि लोग जो रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं उस पे हम टैक्स नहीं लगाएं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे घर पे भी फार्मिंग कर सकते हैं जो वेजिटेबल्स पे, उस पे हम टैक्स नहीं लगाएं। जो कभी कभी यूज हो या जो रेयरली यूज हो उसको हम वेजिटेबल की डेफिनेशन में नहीं कवर करेंगे और उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर लॉ में कवर करने की वो कोशिश करते हैं वो वेजिटेबल्स जिन पे हमें टैक्स नहीं लगाना है, जो रोजाना यूज होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमारे जजेस हैं, उनका मेन पर्पस क्या है? वो लोग हमारे जो लॉ बने हुए हैं उसको इंटरप्रिटेट करते हैं इन अ राइट वे। वो तुम्हें रेमेडी देते हैं या फिर तुम्हें पनिशमेंट देते हैं। अब वो जो रेमेडी और वो जो पनिशमेंट आती है वो कहां से आती है? जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया हुआ है। लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए हमारे जजेस बैठे हैं। अब हमें कुछ चीजें समझने के लिए उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स दिया है। एग्जाम्पल, अब इन्होंने एक दिया है लिटरल कंस्ट्रक्शन। मैं भी कंस्ट्रक्शन का भी मतलब बताऊंगी, समझो। लिटरल चीज दिया है उन्होंने। लिटरल मतलब उनका कहना है कि जो डिक्शनरी में एज इट इज लिखा है वही वर्ड अगर लॉ में भी लिखा है तो उसको एज इट इज ले लो, अपना नया मीनिंग निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूं तुमको मैं। सपोज मैंने क्लास में लिख दिया सेल फोन्स आर प्रोहिबिटेड इन द क्लास, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे तुम कि तुम सब यहां सेल फोन्स लेके नहीं बैठ सकते। एक बच्चा है वो वॉकी टॉकी लेके आके बैठ गया और बढ़िया बात कर रहा है। अब बताओ, सेल फोन्स लिखा है, लूप होल निकाल सकते हैं, पर मैं इंटरप्रिटेशन बोल रही हूं कि वॉकी टॉकी अलाउड हो गया क्या? अगर कोई देखो, अगर मैंने लिख दिया सेल फोन्स आर प्रोहिबिटेड इन द क्लास, अगर कोई सेल फोन लाएगा तो वो क्लास के बाहर चला जाएगा। तो अगर कोई वॉकी टॉकी लेके क्लास में बैठा है तो क्या मैं उसे क्लास में बैठने दूंगी? क्यों? पर्पस क्या है मैम का? ये बोलने का पर्पस क्या है कि क्लास में मुझे डिस्टरबेंस नहीं हो, इसलिए ऐसी कोई भी चीज जिससे डिस्टरबेंस होगा वो चीज आप लेके नहीं बैठ सकते। हम सेंटेंस को पढ़ के खुश हो जाते हैं हमेशा लॉ में कि यही लिखा होगा। हम हमेशा लॉ भी इस तरीके से पढ़ते हैं कि यार याद करना, एग्जाम में लिख के आना है, रट लो, एग्जाम में लिख के आना है। हम कभी कभार उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि लॉ में ये सीधा रास्ता है, इसको ऐसे ही समझ लो। कई बार बच्चों उनका पर्पस ही होता है, इसलिए हर एक्ट में हम सबसे पहले उनका पर्पस समझते हैं कि आखिर ऐसा लॉ क्यों बनाया है, क्या ऑब्जेक्ट है इनका। और हर लॉ में सबसे पहले वो देते भी यही है कि आप पर्पस समझो। उसके बाद अगर कुछ कुछ सेंटेंसेस उन्होंने दिए हैं तो हम सोचते हैं कि हम देख लेते हैं कि जो लिख रहा था इस लॉ को
उसने क्या सोच के ये लॉ या ये लाइन मेंशन की होगी। जैसे अगर मैंने ये लाइन मेंशन की तो मेरा पर्पस क्या है कि मुझे क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्या मुझे तुम्हारे सेलफोन से कोई प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारे यूज करने से सेलफोन कोई प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ वो क्लास के 1 आवर में पर्पस चाहती हूँ कि कोई भी अदर टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो। एक और सेंटेंस अगर मैं बोलूं कमिंग वेंसडे को सब कंप्लीट ब्लू में आएंगे, ठीक है। कंप्लीट ब्लू मतलब ब्लू पहन के आना है, फेस ब्लू नहीं करना है, ठीक है। हमको कुछ भी ब्लू पहन के आना है, सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन। अगर मैं तुमको बोल दूं कि वेंसडे को उसी सेंटेंस में तुम्हें व्हाइट और ब्लैक मतलब ब्लू, यहां लिख देती हूं कंप्लीट ब्लू और कंप्लीट व्हाइट और कंप्लीट ब्लैक, क्या इंटरप्रिटेशन करोगे? या तो ब्लू या तो व्हाइट या तो ब्लैक। क्या कोई ब्लू और ब्लैक मिक्स करके भी पहन के आ सकता है? क्यों? मैंने तो तीनों कलर्स लिखे हैं और वर्ड लिखा है व्हाइट और कंप्लीट ब्लैक। अब मैंने यहां अगर कंप्लीट वर्ड हटा दिया तो कंप्लीट ब्लू और व्हाइट और ब्लैक, अब क्या इंटरप्रिटेट करोगे? तीनों में से कोई एक कि तीनों में का कॉम्बिनेशन या फिर दो का कॉम्बिनेशन या क्या? तीनों में से एक, और नहीं लिखा है कंप्लीट ब्लू और व्हाइट और ब्लैक, ऐसे ऐसे लिखा है और लिखा है ना, ठीक है। प्रशंसा कह रही कॉम्बिनेशन पहन के आएगी, कॉम्बिनेशन, और अगर एंड होता तो कॉम्बिनेशन। बच्चों इसका इंटरप्रिटेशन एक्स्ट्रा दिमाग हमको नहीं लगाना। जब उनने और लिख दिया मतलब या तो ब्लू या तो व्हाइट या तो ब्लैक, ठीक है। ऐसे बहुत जगह मे और शैल तुमने सुना ही होगा और अब तक तो समझ ही लिया है इंटरप्रिटेशन मे का क्या होता है और शैल का क्या होता है। जब वो लोग ये चीज बताना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कॉम्बिनेशन पहन के आना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अगर मैं बोल दूं गोल्ड्स एंड डायमंड्स आर अलाउड, तो एंड लिख दिया ना मतलब दोनों अलाउड है, और लिखा तो सिर्फ गोल्ड या फिर कुछ डायमंड्स, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है इंटरप्रिटेशन, अब मजा आ रही है, पढ़ने में भी मजा आएगी, ठीक है। अब दो वर्ड मैंने बोला था पूरे एक्ट में यूज हो गए, एक इंटरप्रिटेशन और एक कंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन में उसमें भी यही होगा, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। बच्चों इंटरप्रिटेशन मतलब इंटेंशन ऑफ द पर्पस हु इज मेकिंग द लॉ, या फिर जो सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस का इंटेंशन क्या है, उस लॉ का इंटेंशन क्या है, ये हम देख रहे हैं किसमें? इंटरप्रिटेशन में। कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन कौन सी रेमेडी, कौन से पनिशमेंट या कौन सा एक्शन हमें उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन डिस्कवर्स व्हाट एप्ट रेमेडी, वो एक्चुअल में हमें क्या वहां लिख लो, स्टिकी नोट लगाओ या अपनी नोटबुक्स में लिख लो जिनके पास नहीं है। हाँ, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का मीनिंग बुक में जगह है तो बुक में लिख लो, कोई बात नहीं। इंटरप्रिटेशन मतलब इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि टू नो व्हाट द लॉ स्टेट्स। Interpretation, intention of legislation, to know. Interpretation मतलब intention of legislation, arrow to know. क्यों मस्ती करती हो तुम दोनों इतनी? कंस्ट्रक्शन मतलब बेस्ड ऑन दैट इंटेंशन, बेस्ड ऑन दैट इंटेंशन सिचुएशन डिस्कवर्स what is the apt remedy. Situation discovers what is the apt रेमेडी, यानी कि टू
apply. ठीक है, based on that intention, situation discovers what is the apt remedy to apply. ठीक है, यस और वो ऐसा था, मतलब वो अगर जब आप इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दोनों करने जाओगे तो आप देखोगे कि हाँ उस टाइम लॉ बनाने वाले का क्या इंटेंशन था, दैट इज इंटरप्रिटेशन. अब टू अप्लाई कोकोनट पे क्या टैक्स अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा. ठीक है, चलो बेसिक सैलमन ने कुछ बोला है, हमारे सैलमन जी ने कुछ बोला है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए. Is a process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature. सैलमन ने क्या बोला है, लेजिस्लेशन, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसेस है जिसमें कोर्ट क्या करते हैं, एसर्टेन करते हैं, मतलब कि जानने की कोशिश करते हैं मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, मीनिंग ऑफ द लॉ थ्रू द मीडियम ऑफ ऑथोरेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस. तो मीडियम वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स यूज करते हैं जिसमें वो देखते हैं कि किस फॉर्म ने अथॉरिटी ने ये चीज एक्सप्रेस करी होगी. ठीक है, जैसे एक रूल मैंने तुमको बता दिया लिटरल रूल, जिसमें वो क्या बोलते हैं कि जो डिक्शनरी में जैसा दिया है ना वही मीनिंग ले लो. इसमें एक और रूल है, एग्जाम्पल के लिए बताती हूं, रूल ऑफ एडजस्टेम जेनेरिस. ठीक है, रूल ऑफ एडजस्टेम जेनेरिस. इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने तुमको बोल दिया, मैंने तुमको बोला 2 4 6 8, आगे क्या बोलोगे 10. ठीक है, मैंने तुमको बताया कि बच्चों साइकिल, बाइक, आगे क्या बोलोगे कार, फिर क्या बोलोगे क्यों हेलीकॉप्टर, ट्रक, बस. ठीक है हालांकि तो भाई तू जज मत बनना प्लीज. ठीक है ये क्या हो गई बच्चों सीरीज. जब मैंने तुमको बोला 2 4 6 8, तुम्हारे मुंह से तुरंत निकला 10. जब मैंने बोला कि साइकिल, बाइक, कार, तुम्हारे मुंह से तुरंत निकला ट्रक या फिर बस, व्हाटएवर. ठीक है, ऐसी अगर मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है बच्चों, अगर मैंने देखा मोटर व्हीकल, उसमें लिखा है दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल द मोटर व्हीकल्स सच एज कार, बाइक, मतलब साइकिल इज नॉट अ मोटर व्हीकल, कार, बाइक, आगे एक्सेट्रा. तो तुम क्या उसमें एरोप्लेन डाल दोगे, नहीं, वो मोटर व्हीकल नहीं है. तुम खुद समझो कि वो क्या है, सीरीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन, समझदार बच्चों का इंटरप्रिटेशन ऐसे जाएगा. ठीक है, तो जब हम कोई, अब ये रूल सबको डिफिकल्ट लगता है, ये रूल लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये रूल कैसा क्यों बनाया है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, जबकि इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि वो बोल रहे हैं सीरीज, जब एक चीज की बात हो रही है तो उस चीज में सिर्फ उसको अप्लाई करो. ठीक है, इसमें एरोप्लेन मत डालो. अब अगर मैं तुमको बोलूं, फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसा रूल है, अगर मैं तुमको बोलूं एक एक्ट है जिसको उन लोग कंसोलिडेट कर देते हैं. ठीक है, अपन ने बहुत जगह पढ़ा है द एक्ट इज कंसोलिडेटेड एंड ऐसा. कंपनी के बारे में किस एक्ट में ढूंढोगे, कंपनी लॉ में. तो पूरा कंपनी लॉ, कंपनीज की हर सिचुएशन को लेके कंसोलिडेट करके एक उन्होंने एक्ट बना दिया, क्या, कंपनी लॉ. ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं सिविल केसेस, पूरी सिविल मैटर्स को उन्होंने कंसोलिडेटेड करके अगर उसका प्रोसीजर देखें तो किसमें बनाया है, सीपीसी में. मतलब सिविल मैटर का, हर मैटर का प्रोसीजर कहां मिलेगा आपको, सीपी. अगर क्रिमिनल बोलूं तो एक ही चीज है क्रिमिनल. ठीक है, क्राइम इज वन थिंग. अब उसको पूरा कंसोलिडेट, टाइप्स ऑफ क्राइम, सब कुछ उन्होंने कवर कहां किया है, सीआरपीसी प्लस आईपीसी. तो ये भी एक रूल है कि वो लोग लॉ को जब बनाते हैं तो ये तुम्हारे साइड से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि दे टेंड टू कंसोलिडेट सम थिंग्स इन वन एक्ट. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात बोलो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ऐसे बहुत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होगा, कंज्यूमर, कॉम्पिटिशन में क्या होगा, सिर्फ कॉम्पिटिशन. तो वो लोग कंसोलिडेट भी करने की कोशिश करते हैं. ऐसी सब चीजें, रूल्स हम देखेंगे. अब इतने सारे हमने एक्ट्स पढ़ लिए हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होगा टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन ऑफ statutes.
सबसे पहले याद रख लो सैलमन जी ने क्या बोला था। सैलमन जी ने बताया है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का क्या करते हैं वो, इज अ प्रोसेस इन विच कोर्ट ascertains द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू मीडियम ऑफ ऑथोरिटेटिव फॉर्म्स, ठीक है, इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। अब देखो स्टैट्यूट का मतलब दिया द विल ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम स्टैट्यूट मतलब लॉज बोलते हैं। और लॉ कहां से आता है, लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर की इच्छा जो होती है वो क्या बना देते हैं, उसको लॉ बना देते हैं। A statute is thus a written will of legislature expressed according to form necessary to constitute it is a law of the state. State यानी हमारी country. Rendered authentic by certain prescribed forms and solemnities. ठीक है, अब कुछ डिफरेंट एक्ट से कुछ डिफरेंट फॉर्म से वो तुम्हें कुछ ना कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं, तो वो थ्रू लॉज थ्रू दीज एक्ट्स तुम पे बहुत सारी चीजें अप्लाई कर देते। तो ये जो एक्ट्स हैं और लॉज हैं डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है और आपको कहाँ क्या अप्लाई करना है, किसका क्या प्रोसेस है, किसका क्या प्रोसीजर्स है, किसको कैसे अप्लाई करना है, किसमें क्या रेमेडी है, किसमें क्या पनिशमेंट है, ये किसमें पता चल जाता है, लॉज में। लॉज मतलब स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब विल ऑफ अ लेजिस्लेचर। ये जो लॉ है ये कॉमनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। कोडिफाइंग सुना है, कोड्स, ठीक है, कोड लॉ जो हमारे प्रोसीजर्स बताते हैं। डिक्लेरेटरी मतलब बच्चे डिक्लेयर करना, जब हमारे जो कस्टम्स हैं उनको उन्होंने लॉ में डाल दिया है, ठीक है, अब हिंदू लॉ ये हमारे कस्टम्स से आया है, तो जब हमारे कोई कस्टम्स को लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं वो और एक्ट बना देते हैं कि सबको इसे फॉलो करना है, तो वो डिक्लेरेटरी लॉ में कवर होता है। फिर रेमेडियल तुमको लगेगा कि रेमेडी आना, इसमें इसका मतलब होता है कि जब भी व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड नॉन स्टैट्यूटरी लॉ। रेमेडियल बच्चों कई बार लॉ में कोई चीज मेंशन नहीं है, लॉ बहुत पहले बना हुआ है, जो बनाने वाले हैं वो तो जा चुके हैं, कई बार हमने ऐसी कोई नए गलतियां की हैं जिससे जज को हमें न्यू रेमेडी देनी पड़ती है। न्यू रेमेडी मतलब उसने अगर कोई नई बात बोल दी, जज नया टाइप का जजमेंट आ गया, तो वो लॉ बन जाता है, तो वो कहां कवर हो जाते हैं, रेमेडियल लॉ में, ठीक है, जो नई कोई ऐसी चीज जो सुप्रीम कोर्ट हमें बताते हैं, ठीक है। अमेंडिंग कोई भी नए एक्ट में और चीजें ऐड ऑन करना, ठीक है। कंसोलिडेटिंग अभी हमने समझा, ठीक है। उसके बाद एनेबलिंग, उसके बाद डिसेबलिंग एंड रिस्ट्रेनिंग मतलब किसी ना किसी को रोकते हैं हम, ऐसे टाइप के लॉज। और फिर पीनल यानी पेनाल्टीज वाले लॉ, ठीक है। अब इन्हीं का ही मतलब दिया है। सबसे पहले याद कर लो कि स्टैट्यूट्स आर कॉमनली डिवाइडेड इन फॉलोइंग क्लासेस। कौन कौन सी, कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, एनेबलिंग, डिसेबलिंग और रिस्ट्रेन और फिर पीनल। ये तुमको याद हो जाएंगे। कितने क्लासेस हैं, ठीक है। कोडिफाइंग यानी व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि अभी लॉ अनरिटन है, लेकिन उसको जब हमने कोड बना दिया तो वो लॉ बन गया। मतलब अनरिटन लॉ को जब हमने लिख दिया और पब्लिश कर दिया और पास कर दिया तो उसको क्या बोल देंगे, वो कोडिफाइंग लॉ। डिक्लेरेटरी व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ बट मर्ली डिक्लेयर एक्सप्लेन व्हाट इट इज, यानी कि हम कुछ भी कस्टम्स में नया इंक्लूड नहीं करते हैं। वहां लिख सकते हो अगर तुमको लिखना हो तो, जो हमारे कस्टम्स आते हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेटरी में वो कवर करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को, बस एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इट इज, ठीक है। फिर रेमेडियल में व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड नॉन स्टैट्यूटरी लॉ। अमेंडिंग में व्हेन दे ऑल्टर द स्टैट्यूट। अब बच्चे अमेंडिंग में क्या होता है, कोई भी नया सेक्शन उसको अमेंडमेंट, अभी सिक्योरिटीज लॉ जो तुमने पढ़ा उसमें कितने सारे अमेंडमेंट्स थे। कंपटीशन एक्ट में कहीं ना कहीं हमने क्या देखा कि कोई एक एक्ट को, कोई एक सेक्शन को उन्होंने नए तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमने पढ़ा, उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स को नया लॉ रूल दिया हुआ था 2011 का जो आया हुआ है, दैट इज अमेंडमेंट इन द लॉ। कि अब हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो भी है आपकी वेबसाइट्स बन रही तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब होना चाहिए, तो एक एक्ट में और आप जो चीजें जोड़ते जाओ, दैट इज अमेंडिंग लॉ। और अगर कोई चीज कट करके, कोई चीज पुरानी है उसको हटा के नया ला रहे हो अमेंडमेंट, तो भी उसको अमेंडमेंट में कवर करेंगे। जो रेमेडियल है, रेमेडियल क्या है, एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चीज नहीं लिखी है, ठीक
ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रिटेट किया कि इस वाले मैटर में ये चीज मेंशन नहीं है, मुझे नई चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपने जजमेंट के थ्रू। तो जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू नया ऑल्टरेशन लाते हैं या नया एडिशन लाते हैं वो रेमेडियल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा नई चीज इसलिए लाते हैं टू गिव इट अ रेमेडी। ठीक है, कंसोलिडेट, व्हेन दे कंसोलिडेट सेवरल प्रीवियस स्टैट्यूट्स रिलेटिंग टू सेम सब्जेक्ट मैटर विद और विदाउट ऑल्टरेशंस ऑफ द सबसेट। जैसे हमने पढ़ लिया सिविल क्रिमिनल सबका एक कंसोलिडेटेड एक्ट उन्होंने बना रखा है। एनेबलिंग व्हेन दे रिमूव अ रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी। ठीक है, पहले अलाउड, पहले डिसअलाउड था और अब वो अलाउ कर दे रहे हैं, मतलब एनेबल कर दे रहे हैं। डिसेबल और व्हेन द रिस्ट्रेन और एलियनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आपको वो रोक रहे हैं टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी। पीनल व्हेन दे इम्पोज पेनल्टी और फोरफीचर, फोरफीचर यानी जब्त कर लेना। ठीक है, तो हमारे 8 क्या हो गए, क्लासेस ऑफ स्टैट्यूट्स। तो क्लासेस ऑफ स्टैट्यूट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग 8 पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए, कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, एनेबलिंग और डिसेबलिंग और पीनल। तुमको ये 8 के 8 याद होना चाहिए विथ दोज डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब एक है नीड फॉर, क्या जरूरत है इतना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, हम तो श्रेयांश जैसे होशियार हैं, अपना ही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जरूरत क्या है इसकी बताओ। कोई भी चीज गलत ना हो जाए, कोई किसी लॉ को कुछ और ना समझे, कोई किसी और लॉ को ना, सब एक ही समझे। अब इसमें ऐसे रूल्स हैं जिससे आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग और कुछ इंटरप्रिटेशन के रूल्स मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन के मीनिंग्स मिलेंगे कि इस लॉ को किस तरीके से पढ़ते। जैसे और को, भैया और का मतलब है या तो ये, एंड का मतलब है ये और ये दोनों। ठीक है, मे का मतलब है कि करना है तो करो, नहीं तो नहीं। शैल मतलब करना ही पड़ेगा। तो ये सब बच्चे रूल से आता है। ठीक है, अब जब तुम नीड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो तो तुम एक छोटा सा वहां पे स्टिकी नोट लगाओ, छोटा सा ही है, छोटा सा ही लगा लो। तो हाँ, जितना ये इसके दिशा के पास दिशा के साइज का ही है स्टिकी नोट। चलो लोग अपने नोट्स में लिख लो, या तो इससे तुम्हें नीड और इंटरप्रिटेशन समझ आ जाएगा। बोलू, द मीनिंग ऑफ लॉ इन अ स्टैट्यूट, द मीनिंग ऑफ लॉ इन अ स्टैट्यूट, द मीनिंग ऑफ लॉ इन अ स्टैट्यूट should be clear, in a statute should be clear, but this is not always achieved, but this is not always achieved। वैसे तो वो क्लियर होता है पर हर बार हम क्लियर मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। There are certain cases when more than one meaning may be derived. There are certain cases when more than one meaning may be derived from the same word or sentence। मतलब एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस के एक से ज्यादा मीनिंग्स हमें मिल सकते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन मोर देन वन मीनिंग में बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम वर्ड और सेंटेंस, फ्रॉम द सेम वर्ड और सेंटेंस। एंड ट्रू इंटेंट ऑफ द ड्राफ्ट्समैन, एंड ट्रू इंटेंट ऑफ द ड्राफ्टमैन्स, ड्राफ्टमैन मतलब पता है जो ड्राफ्ट करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स को, इसमें ब्रैकेट में लिखा है लाइक लेजिस्लेशन। इंटेंट ऑफ द ड्राफ्टमैन ब्रैकेट में लिख दो लाइक लेजिस्लेशन इज नॉट क्लियर फ्रॉम द प्लेन रीडिंग। कभी कभी उनका ट्रू इंटेंशन भी प्लेन रीडिंग से हमें नहीं समझ आता है। ठीक है, द ट्रू इंटेंट ऑफ द ड्राफ्ट्समैन इज नॉट क्लियर फ्रॉम प्लेन रीडिंग, फ्रॉम प्लेन रीडिंग like legislation।
is not clear from plain reading, full stop. In such situation, a judge, cannot simply fold his hands. In such situation, a judge cannot simply fold his hands and blame the draftman. Full stop. It is therefore necessary to interpret the statute to find out the real intention of the statute or the lawmaker. To find out the real intention of the statute or the lawmaker. To find out the real intention of the statute or the lawmaker. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन. क्यों जरूरत होती है? कभी कभी क्लियर मीनिंग अचीव हम नहीं कर पाते हैं. देयर आर सर्टेन केसेस जब हम एक की जगह दो चार मीनिंग समझते हैं किसी भी वर्ड का या फिर सेंटेंस का. जब ऐसा होता है तो हम ट्रू इंटेंशन नहीं समझ पाते हैं कि ड्राफ्टमैन का क्या ट्रू इंटेंशन था. इस सिचुएशन में जज सिंपली फोल्ड हैंड्स करके नहीं बैठेंगे, वो इंटरप्रिटेशन करेंगे और वो इसलिए हमें इंटरप्रिटेशन की नीड है टू नो द रियल इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर और द स्टैट्यूट. ठीक है, तुम्हारे इस पैराग्राफ में जो 5 जजमेंट्स आए हैं उस हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, इसको रीड करना है. और सैलमेंट की बात वापस रिपीट की हुई है. ठीक है, अब चलो मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ statutes. आखिर इसका मतलब क्या है? The phrase interpretation of statutes implies the judicial process of determining in accordance with certain rules and presumptions the true meaning of the act of the parliament. हमें मतलब समझ आ गया मैम, कि हमें मतलब समझ आ गया कि मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी इंटेंशन जानना. जिसने लॉ बनाया है उसका क्या इंटेंशन था, ये किस पर्पज से आया है. जब ये लोग उसका मीनिंग बता रहे हैं, मतलब जब लॉ उसका मीनिंग बताता है तो वो लिखता है इंप्लाइज द जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग. मतलब कि लॉ को जानने के लिए मेजर काम कौन करते हैं? जजेस करते हैं. तो जुडिशियल प्रोसेस या जुडिशियल प्रोसीडिंग या प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन अकॉर्डेंस विद द सर्टेन रूल्स एंड प्रिजम्पशंस. किस अकॉर्डिंग से ढूंढ रहे हैं वो इसका इंटरप्रिटेशन? रूल्स एंड प्रिजम्पशन से. तो रूल्स एंड प्रिजम्पशंस जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हमको दिए हुए, तो वो रूल्स एंड प्रिजम्पशंस अप्लाई करके लॉ का या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को या उसका इंटेंशन या उसका पर्पस समझने की कोशिश वो कर रहे हैं. तो इसमें लिखा है जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इन अकॉर्डेंस विद द सर्टेन रूल्स एंड प्रिजम्पशंस द ट्रू मीनिंग ऑफ द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट. क्योंकि हमारे लॉ कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट. तो जो उन्होंने लॉ बनाया उसका ट्रू मीनिंग कैसे जानेंगे वो? बाय अप्लाइंग रूल्स एंड प्रिजम्पशंस. कौन कर रहा है ये? जुडिशियल प्रोसेस. ठीक है, हमारे जजेस कर रहे हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फ्रेज वुड मीन अ प्रोसेस एंड मैनर दैट कन्वेज वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज ऑफ द क्रिएटर. इस प्रोसेस से क्या होगा? जिसने वो बनाया, मतलब हमारे ड्राफ्टमैन का इंटेंशन या उसका आइडिया क्या था, हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अंडरस्टैंड एंड हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग और सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेनेशन या एनालाइजिंग और क्लैरिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट. जो एक्सप्लिटेशन लिखा है, एक्सप्लिकेशन, उसका मतलब है एनालाइजिंग. इट इज ऑफन सेड दैट द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू ascertain द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन. तो तुमसे वो पूछ सकते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो तुम्हें एज इट इज आना चाहिए. सबसे पहले तुमको पता चल गया जुडिशियल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग. ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द या अप्लाइंग सम रूल्स एंड प्रिजम्पशंस to understand the true meaning of acts of parliament. फिर in simple words वो बताना चाहते हैं कि हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है आइडियाज ऑफ द
creator. Second point, understand and have a particular meaning or significance or explanation or analyzing or clarification of a particular statute या फिर act. ठीक है, और law. It is often purpose to ascertain the intention of the legislature. ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसी के साथ आता है इंपॉर्टेंट. The object of interpretation is to see what is intended by the words by the law maker. भाई हर वर्ड पे क्या इंटेंशन बैठता है, यही इसका ऑब्जेक्ट है. बट समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग विदाउट मेकिंग फर्दर इंक्वायरी. कभी कभी हमें बहुत सारे चीजों की मीनिंग नहीं कर पाते, हमें इंटरप्रिटेशन एक्चुअली. बच्चों बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत. तुम लोगों को याद है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें क्या होता है कि उन्होंने बताया है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए वो पैसे से कॉम्पनसेट नहीं हो सकती, आपको एग्जैक्टली वही चीज चाहिए, तो आप किस एक्ट में जाते हो, स्पेसिफिक रिलीफ में. ठीक है, कि हमको वही स्पेसिफिक चीज चाहिए. जैसे कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी को किसी ने हार्म किया है, ठीक है, आपकी समझो फार्मिंग, आप फार्मिंग में हो, इन्वॉल्व हो, और किसी ने बाजू वाले में और ऐसी खेती वेती कर दी जिसके पेस्टिसाइड से आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट जो भी आपने उगाए थे वो खराब हो गए. अब आपने कोर्ट में केस किया, वो बोलेगा इसके मुझसे पैसे ले ले. भैया मैं पैसे का क्या करूंगा, मेरा वो बिजनेस है, मुझे अपने वापस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स चाहिए. उसको क्या चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ. इस एक्ट में लास्ट में कुछ पॉइंटर्स हैं जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ आप नहीं ले सकते, उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही डिफिकल्ट है. उसमें एक सेंटेंस क्लियरली लिखा है कि आप किसी को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करने से नहीं रोक सकते. आप ये स्पेसिफिक रिलीफ मत लो कि इस पर्सन ये आगे मेरे अगेंस्ट केस नहीं करेगा. ऐसे ऐसे पॉइंट्स की क्लैरिटी उन्होंने लॉ में हमको दी हुई है. तो ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो जब हम ये पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि उस लॉ मेकर का पर्पस क्या था, क्यों उसने ये एक्ट बनाया और क्यों ये एक्सेप्शंस दिए हैं. ठीक है, therefore it becomes necessary to find out the correct meaning by applying the various rules of interpretation. तो जब भी किसी करेक्ट मीनिंग को देखने की जरूरत पड़ती तो हम कौन से रूल अप्लाई करते हैं, इंटरप्रिटेशन के रूल्स. however there is no hierarchy of one rule over the other. मतलब कभी भी कोई भी रूल आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है पहले लिटिल करना है फिर एडजस्टम करना है, ऐसा नहीं है. कोई भी कहीं पे भी रूल अप्लाई हो सकता है. The interpreter has to analyze which rule has to apply after giving due consideration to the facts of situation and intent of the statute. मतलब ये कौन सा रूल अप्लाई करना है ये टोटली डिपेंड करता है आप पे. तो जब आप लॉ पढ़ रहे हो उसकी सिचुएशन समझो और देखो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा. तो जब सारे रूल्स के मीनिंग आ जाएंगे तो हमें रूल अप्लाई करना भी आने लगेगा. ठीक है, एक है कैसस ओमिसिस रूल. ठीक है, एक ये रूल जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसमें उन्होंने बताया है बेसिक 2 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. एवरी वर्ड इन अ स्टैट्यूट टू बी गिवन मीनिंग. इसमें बच्चे वो बताते हैं कि आपने जैसे डेफिनेशंस दी हुई है लॉ में, ठीक है, तो लॉ में डेफिनेशंस वो क्यों देते हैं, क्या समझ में आया, क्या उसकी डेफिनेशन डिक्शनरी में नहीं है क्या, उस लॉ के हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब जहां जहां आपको ये वर्ड दिखेगा उसका मतलब ये सारी चीजें उसमें कवर होंगी. जैसे हम वेजिटेबल वाला, अगर वो वेजिटेबल्स को डिफाइन कर दे तो जहां जहां वो वेजिटेबल्स की बात होगी, फिर चाहे नींबू मिर्ची हो चाहे कोई और वेजिटेबल हो, मतलब उस पर टैक्स नहीं लग रहा है. ठीक है, अब जहां जहां कोई चीज उसमें मेंशन नहीं है मतलब उस पर टैक्स लग रहा है. तो डिफाइन करने का मतलब होता है भैया उसकी, ठीक है, डिक्शनरी में मीनिंग, लॉ में डिफाइन करने का मतलब होता है कि इस लॉ में जहां जहां हम ये वर्ड यूज करेंगे तब आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने की जरूरत है. इसमें उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर, कैसस रूल इज अ सिचुएशन ओमिटेड फ्रॉम और नॉट प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट और रेगुलेशन देयरफॉर गवर्न्ड बाय अ कॉमन लॉ. दो पहली बात उन्होंने बताई, एवरी वर्ड इन अ स्टैट्यूट टू बी गिवन विद द कोर्ट कैन नॉट रीड एनीथिंग इन अ स्टैट्यूट और रीराइट अ प्रोविजन व्हिच इज अनएम्बिगुअस. मतलब कि अगर कोई बात धुंधली है, वेग है, नहीं समझ आ रही है, क्लैरिटी नहीं है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उसको रीराइट नहीं कर सकता. रूल्स अप्लाई करके पहले वो चीज समझेगा कि वो क्या है, उसको एम्बिगुअस बनाएगा, उसके बाद उस बात को समझाएगा कि इस लॉ में इस चीज को इस तरीके से लिखा है और इसका मतलब ये है. ये बेसिक. अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर है. हाँ, तो जब भी कोई चीज अनएम्बिगुअस मतलब जब भी कोई चीज क्लियरली लिखी है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा. ठीक है, अब अ कोर्ट जनरली इंटरप्रेट्स द लॉ अगेंस्ट
रीराइटिंग। इसका मतलब है पहले वो इंटरप्रेट करता है और फिर रीराइटिंग के अगेंस्ट वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे जाता है। मतलब कोर्ट क्या करता है, हर बार नया लॉ लिखने की बात नहीं करता है। हर बार वो पहला पर्पस क्या ढूंढता है कि जो लॉ में लिखा है पहले मैं उसे समझूं, पहले मैं अंडरस्टैंड करूं इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, क्या अप्लाई होगा, मतलब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर उसको लगता है इसमें कोई कमी है और ऐसी सिचुएशन है तो वो रेमेडियल वाली चीज आती है, वरना वो चीज नहीं आती है। तो कोर्ट कभी भी लॉ को रीराइट नहीं कर सकता। उसका मेन पर्पस क्या है, हर वर्ड का एक मीनिंग है, आप उसे समझो, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल लगाओ और फिर अंडरस्टैंड करो अगर आपको डिफिकल्टी जा रही है तो। It is correlated to the general rule of literal construction that nothing is to be added or taken from a statute unless there are adequate grounds to justify the inference of legislature intended something which is omitted to express। मतलब अगर लॉ में कोई चीज नहीं लिखी है तो उसके पीछे भी कोई पर्पस होगा, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। अब जब हम वेजिटेबल वाली चीज देख रहे थे तो अगर कोकोनट वेजिटेबल की डेफिनेशन में नहीं दी है तो कारण मतलब क्या है, भाई उस पर टैक्स लगेगा, आप वो खरीदोगे तो आपको टैक्स भरना है, इसलिए हमने वो चीज मेंशन की है। इसका इंटरप्रिटेशन आपको सीधे सीधे ही करना है। हर वर्ड का एक मीनिंग है, उस मीनिंग में अगर कोई चीज ओमिटेड है तो मतलब आपको लॉ रीराइट नहीं करना है, आपको उसको उस पे कैसस ओमिसिस रूल लगाना है कि भाई इसमें कोई चीज ओमिटेड है मतलब उसका भी कोई पर्पस है। ठीक है, उस कोई भी लॉ लिखने के पीछे एक एडुक्वेट ग्राउंड्स होते हैं, यूं ही कोई चीज ओमिट नहीं की जाती। When the language is clear and unambiguous, when there is no need to apply the tools of interpretation, there is no need to interpret the word or nor any need to read it as substitute word। जब मैंने तुमको और वाला एग्जाम्पल दिया तो मैंने तुमको बोला ना इसमें हमें कोई और अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब उनने और लिख दिया मतलब इसके बाद जो आएगा या तो वो या तो ये। ठीक है, तो इसमें तुमको रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल है जिसमें जो मीनिंग उसका होता है हमने लॉ में उसका सेम मीनिंग रखने की कोशिश की है, तो आपको बार बार रूल्स खोलने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट्स प्लेन एंड सिंपल मीनिंग डिनोटिंग एज ऑल्टरनेटिव, तो और का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव, तो आप वही मीनिंग अप्लाई करो, या तो ये या तो वो। However, the judge may read it out words which he considers to be necessarily implied or surplus by words which are already in statute, and the judge has limited power to add, to alter or ignore the statutory word in order to prevent a provision from being unintelligible, absurd, totally unreasonable, unworkable or totally इरकंसीएबल विद द रेट्स ऑफ स्टैट्यूट। जो जज के पास पावर दी है कि आप नया लॉ नया रूल ऐड कर सकते हो, कोई भी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हो, ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत वेग, ये बहुत ही डिफरेंट केसेस में आती है। अगर लॉ क्लियर है अनएम्बिगुअस है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज है जो अनवर्केबल है, जो उन्होंने पॉइंट दिए अनरीजनेबल लग रही है अगर उसको, तो भी बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत लिमिटेड पार्ट्स में कवर होता है वो कि इसको वो चेंज करे। ठीक है, नहीं तो उसको जो उसका मीनिंग है वैसे का वैसा अप्लाई करने की जरूरत है। तो जो हमारा पहला रूल है कैसस ओमिसिस रूल, ठीक है, अगर वो तुमसे पूछते हैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई सिचुएशन में कोई चीज ओमिट हुई है तो उसका भी कोई पर्पस या इंटेंशन है। ठीक है, तो कैसस ओमिसिस यानी ओमिट। ठीक है, तो वो अगर बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो उसका मतलब है उस चीज का भी कोई पर्पस है, क्योंकि उसका मतलब सेम लिटरल मीनिंग होता है, इसलिए हमने इसमें कोई एडिशन या इसको अलग से डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, चलो पहले हमने पढ़ा क्या, पहले हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सैलमन ने क्या बोला, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस टू सीक ascertain the meaning of legislature through the medium of affirmative forms। ठीक है, फिर इसके 8 क्लासेस हैं, कौन कौन से, कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, एनेबलिंग, डिसेबलिंग, पीनल। ठीक है, उसके बाद हमने नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन देखा, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन देखा और ऑब्जेक्ट, फिर एक रूल पढ़ा कैसस ओमिसिस रूल। ठीक है।